नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर है। रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से अभी रशिया के ऊपर पेंडिंग पड़े हुए S-400 सिस्टम की डिलीवरी को जल्द ही करने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी ये कहा गया कि एटलीस्ट रशिया को स्पेसिफाई करना चाहिए कि वो एक्चुअली कब तक बाकी बचे हुए S-400 सिस्टम को भारत को डिलीवर करने वाले हैं। नहीं तो फ्यूचर में भारत जिन एडिशनल S-400 सिस्टम को एक्वायर करने की प्लानिंग अभी कर रहा था, उसके ऊपर इसका असर पड़ने वाला है। 2018 में साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक भारत की तरफ से टोटल 5 रेजिमेंट S-400 सिस्टम को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था। अभी तक उनमें से 3 रेजिमेंट को भारत को डिलीवर किया जा चुका है, लेकिन 4th और 5th रेजिमेंट जिनकी डिलीवरी 2024 तक ही कंप्लीट होने वाली थी, अब तक भारत को डिलीवर नहीं किया गया है। इस डिले का मेन रीजन यूक्रेन वॉर के चलते रशिया के प्रोडक्शन बॉटलनेक और सैंक्शन को कहा जा सकता है, जिस वजह से भारत की तरफ से अभी तक रशिया पर इतना ज्यादा जोर नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अभी भारत के लिए सिस्टम काफी जरूरी होने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स के एक सीनियर ऑफिसर के मुताबिक ये डिले हमारे नॉर्दर्न और वेस्टर्न फ्रंट में सीरियस वल्नरेबिलिटी को क्रिएट करने वाला है, खास करके जब चाइना की तरफ से भी 250 से 300 के आसपास J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट को ऑपरेशनल किया जा चुका है और उनको काउंटर करने के लिए हमारे पास कोई भी अलग ऑप्शन मौजूद नहीं है। इसके अलावा BVR मिसाइल की कमी के कारण भी भारत के लिए S-400 सिस्टम और भी ज़्यादा ज़रूरी बन गया है और इसी वजह से अभी भारत की तरफ से इसकी 2 से 3 एडिशनल रेजिमेंट को खरीदने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन अगर रशिया की तरफ से इनको टाइम पर भारत को डिलीवर नहीं किया आता या रशिया इनको टाइम पर डिलीवर करने में सक्षम नहीं होता है, तो एडिशनल ऑर्डर करने से भारत कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अगला अपडेट एमका के लिए दिए गए नए इंजन प्रपोजल को लेकर है। आप सभी को पता होगा कि अभी भारत की तरफ से सफरान के साथ मिलकर एमका के लिए एक नई इंजन को डेवलप करने का फैसला किया गया था और अभी फ्रांस की सफरान एयरक्राफ्ट इंजन की तरफ से ऑफिशियली बात कंफर्म किया गया कि वो अभी भारत के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका प्रोग्राम के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन 120 से 140 किलोटन क्लास की टर्बोफैन इंजन को डेवलप करने का प्रपोजल दे रहे हैं। और सबसे खास बात यह कि ये इंजन 100% भारत में ही मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है, जिसमें पूरा टेक्नोलॉजी इंडियन कंपनी के साथ शेयर किया जाएगा और इस इंजन में 100% तक लोकल कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब इसका एक भी पार्ट फ्रांस या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। इस प्रपोजल को लेकर अभी सफरान और DRDO के GTRE की तरफ से इनिशियल डिस्कशन किया जा चुका है और अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चलता है तो ये एक $7 बिलियन का को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होने वाला है, जो भारत का पहला इंडिजिनस प्रोडक्ट होने वाला है, जिसमें 100% इंडियन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने वाला है। सफरान की तरफ से बात बताया गया कि वो पूरी सप्लाई चेन भारत में स्टेब्लिश करने वाले हैं, चाहे वो इन इंजन में इस्तेमाल होने वाले सिंगल क्रिस्टल टरबाइन ब्लेड हो, डिजिटल इंजन कंट्रोल सिस्टम हो या हाई टेम्परेचर मटेरियल्स हो, इन सभी को भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिनको HAL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और गोदरेज एरोस्पेस जैसे इंडियन कंपनी से लेने का फैसला किया गया है। इनिशियली एमका के लिए 110 किलोटन क्लास के इंजन को डेवलप करने का फैसला किया गया था, लेकिन अभी फ्यूचर डिमांड को ध्यान में रखते हुए सफरान की तरफ से अभी 120 से 140 किलोटन क्लास की इंजन को डेवलप करने का प्रपोजल दिया जा रहा है, जिसकी थ्रस्ट को रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है और फ्यूचर में इसको 140 किलोटन तक की थ्रस्ट को डिलीवर करने के लिए अपस्केल भी किया जा सकता है। और ये इंजन इनिशियल फेज में एमका में इस्तेमाल होने वाले जनरल इलेक्ट्रिक 4 सीरीज के इंजन के मुकाबले 20% बेहतर फ्यूल इकोनॉमी को भी प्रोवाइड करने में सक्षम होने वाला है। अगला अपडेट इजराइल और भारत के बीच होने वाले एक मेजर डिफेंस कोलैबोरेशन की तरफ से है। दोस्तों, भारत और इजराइल के बीच अभी एक नई MOU को साइन किया गया है, जिसको इजराइल इंडिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप यानी JWG का नाम दिया गया है। इसमें दोनों देश साथ मिलकर अभी नेक्स्ट जनरेशन के एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल और एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट बेसिकली प्रीवियस कोलैबोरेशन का नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, जिसके अंदर भारत और इजराइल की तरफ से MRSAM बैराकिट मिसाइल को डेवलप किया गया था। ये पार्टनरशिप 2009 में साइन किया गया था, जिसकी कीमत करीब $2.5 बिलियन के आसपास की थी। उसी पार्टनरशिप की वजह से आज भारत के पास एक ऐसा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मौजूद है जिसका सक्सेस रेट 90% से ज़्यादा पाया जा रहा है और अभी इसको फुल स्केल में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में डिप्लॉय किया जा रहा है।
सोर्सेज के हिसाब से इजरायली कंपनीज की तरफ से जैसे कि रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम और एलविड सिस्टम की तरफ से भी एक ऐसे ही मिसाइल प्लेटफॉर्म को डेवलप करने का प्रपोजल भारत के पास सबमिट किया गया, जिसका रेंज 500 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक होने वाला है। ये मिसाइल सुपरसोनिक कैटेगरी में आने वाला है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम या ECCM कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली है, जिस वजह से GPS जैम होने के बावजूद भी अपने टारगेट को हिट करने में सक्षम होने वाला है। नेविगेशन के लिए इस मिसाइल में इनर्शियल गाइडेंस और टेरेन मैचिंग सिस्टम मौजूद होने वाला है, मतलब अगर बैटलफील्ड में GPS सिग्नल को ब्लॉक कर दिया जाता है तब भी ये मिसाइल अपने टारगेट को एक्यूरेटली हिट करने में सक्षम होने वाला है। अभी तक मिली रिपोर्ट के मुताबिक इसका डिजाइन इंडियन एयरफोर्स के रफाल और इंडियन नेवी के MiG-29 के फाइटर जेट की प्लेटफॉर्म के साथ कॉम्पेटेबल होने के लिए रखा जाने वाला है। इस डील में इजराइल की तरफ से लगभग 60% के आसपास लोकेशन का प्रपोजल दिया जा रहा है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग को भारत की फैसिलिटी में करने का फैसला किया गया है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी डिले को लेकर है। 2 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि बोइंग की तरफ से भी भारत के लिए भेजे गए 3 अपाचे हेलीकॉप्टर को यूके से वापस यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया गया था, और ऐसा किस वजह से हुआ था इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल डिटेल पब्लिक को बताया नहीं गया था। अब इसी मैटर को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, क्योंकि अभी पता चला है कि भारत को डिलीवर किए जाने वाले अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी को रोकने के पीछे दरअसल टर्की का हाथ पाया गया है। आप सभी को पता होगा कि टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और पिछले कुछ सालों में टर्की ओपनली भारत का विरोध करने लगा है, और यहाँ तक कि रिसेंटली पाकिस्तान और भारत के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस समय टर्की की तरफ से पाकिस्तान को खुले तौर पर वेपन्स और ड्रोन वगैरह सप्लाई किया गया था। और अभी अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी को रोकने की कोशिश टर्की की एंटी इंडिया माइंडसेट को साबित कर रहा है। अब इस पूरे डिलीवरी टाइमलाइन की अगर बात करें तो 30 अक्टूबर को एक एंटोनोव AN-124 एयरक्राफ्ट जर्मनी की लेप्जिग बेस से उड़ान भरता है और ये एरिजोना में मेसा गेटवे एयरपोर्ट में जाके लैंड करता है, जहां से इंडियन आर्मी के लिए रखे गए अपाचे हेलीकॉप्टर को एयरक्राफ्ट में लोड किया जाता है। उसके बाद 1 नवंबर को एयरक्राफ्ट यूके के ईस्ट मिडलैंड एयरपोर्ट में आके लैंड करता है, जहां पर इसको कुछ ही समय के लिए रुकना होता है, लेकिन यहां पर इस एयरक्राफ्ट को 1 हफ्ते से ज़्यादा समय तक ग्राउंडेड रखना पड़ता है। फिर 8 नवंबर को ये एयरक्राफ्ट इंडिया की तरफ बढ़ने के वजह वापस यूनाइटेड स्टेट चला जाता है, और वापस पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर को एयरक्राफ्ट से अनलोड कर दिया जाता है और उसके बाद ट्रक के जरिए बोइंग की फैसिलिटी के अंदर ले लिया आता है। इस पूरे प्रोसेस को देखकर ऐसा लगता था कि शायद भारत को सप्लाई किए जाने वाले हेलीकॉप्टर में कोई टेक्निकल फॉल्ट वगैरह नोटिस किया गया था, जिस वजह से इनको वापस बोइंग की फैसिलिटी में लिया गया था। लेकिन बोइंग की तरफ से भी ऑफिशियली कहा गया था कि डिलीवरी में कुछ लॉजिस्टिकल इशू सामने आ गए थे, जो कि एक्सटर्नल सोर्सेज की वजह से सामने आए थे, लेकिन उन्होंने डिटेल में कुछ भी नहीं बताया था कि किस देश की वजह से इनको भारत ले जाने में हमें दिक्कत का सामना करना पड़ा था। और अभी शायद हेलीकॉप्टर भारत आके पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज सुबह ही एक AN-124 एयरक्राफ्ट को हैदराबाद के एयरपोर्ट में स्पॉट किया गया था। लेकिन यूरेशियन टाइम की तरफ से क्लेम किया गया कि इस बीच जो डिले हुआ था उसका मेन कारण टर्की है, क्योंकि टर्की की तरफ से भारत आने वाले इस AN-124 एयरक्राफ्ट को अपने एयर स्पेस से होकर गुजरने के लिए मना कर दिया गया था। एक तरीके से अपनी एयर स्पेस को इस एयरक्राफ्ट के लिए ब्लॉक कर दिया गया था, जिस वजह से ये एयरक्राफ्ट भारत के रूट पर आगे नहीं बढ़ पाया था, और इसी वजह से मजबूरी में इसे यूके में लैंड करना पड़ा था और वहां पर रुकना पड़ा था। और 8 दिन तक वहां पर रुकने के बाद इसको मजबूरी में यूनाइटेड स्टेट वापस जाना पड़ा था। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।